अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। इमरान खान ने अपनी पार्टी को 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने का हुक्म दिया था, जिस पर पार्टी में कुछ ऐसी पेशरफ्त हुई कि अब तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक पीछे चली गई है, जबकि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और कन्फ्यूजन खुल कर सामने आ रही है। पहले इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक को 5 अगस्त तक अरूज पर पहुँचाने का पैगाम भिजवाया था। फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने 90 दिन की बात कर दी और उसके अगले ही रोज़ पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा के पार्टी रहनुमाओं के साथ इख्तलाफात सामने आ गए, जिनमें वक्त गुजरने के साथ साथ शिद्दत आती जा रही है। PTI के लाहौर के इजलास में नज़रअंदाज किए जाने पर नाराज़ रहनुमा आलिया हमज़ा को शेख वकास अकरम की जानिब से जाने वाले मैसेजेस लीक हो गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल ने कई सवालात को जन्म दे दिया है, जिनमें बुनियादी सवाल यह है कि आखिर PTI क़यादत बगैर किसी रोक टोक के लाहौर कैसे पहुँच गई। मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस पर डिनर क्यों हुआ? फार्म हाउस पर कुछ और ऐलानात किए गए, मगर अगले ही रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और हिकमत अमली क्यों बताई गई? आलिया हमज़ा समेत PTI के दीगर पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में क्यों ना लिया गया? एहतजाज से मुतालिक वाज़ेह ऐलानात क्यों नहीं किए गए? उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि इस पूरे हालात में जेल में कैद इमरान खान की जानिब से पार्टी रहनुमाओं के ज़रिए कोई वाज़ेह बात सामने आएगी, मगर आज इमरान खान की बहनों और बैरिस्टर सैफ के अलावा किसी और पार्टी रहनुमा को इमरान खान से जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि बैरिस्टर गौहर और दीगर अफराद को बाहर ही रोक लिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बानी PTI कह चुके हैं कि 5 अगस्त को तहरीक उरूज पर होगी। PTI में कोई इख्तलाफ नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम कोई गुरिल्ला फोर्स तो नहीं है कि आकर के अटैके करे और आए और चीज़ों को तोड़े और आगे बढ़े, और ऐसा होना होता तो पहले हो चुका होता। 5 अगस्त और 90 दिन का ये क्या मामला है? नहीं, देखो 90 दिन का तो उन्होंने तो एक रूटीन में स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा था जी कि 90 दिन में आर एंड फार, उनका मतलब ये था कि जी एटलीस्ट 90 डेज़ में तो कोई आउटकम होना चाहिए। खान साहब की तहरीक शुरू हो चुकी है और खान साहब कह चुके हैं कि जी इसका पीक होगा 5 तारीख को, और 5 तारीख खान साहब के अरेस्ट के 2 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन इख्तलाफ कोई नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मेरी दोनों से बात हुई है, शेख वकास साहब से भी बात हुई है, मेरी आलिया हमज़ा से भी बात हुई है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि जो भी मामला है वो हम अंदर इंस्टेड आप ये कि बाहर आ जाए, तो मजीद कोई गुफ्तगू बाहर नहीं आएगी। जबकि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इमरान खान से जेल में मुलाकात से पहले मीडिया से बात करते हुए PTI के इजलास को अच्छी बात करार दिया। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि PTI के सारे पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे लाहौर गए। 90 दिन की बात पार्लियामेंटेरियंस ने अपने लिए की थी। फैमिली ने कहा था कि बड़ा अच्छा है कि पंजाब के अंदर सारे MPs MNAs यकजहती दिखाएंगे और पंजाब का हौसला होगा। ये हमें पता था, ये इमरान खान को बताया था, हमने सबने इसको अप्रिशिएट किया। तो कंट्रोवर्सी यहाँ पे बनी कि पंजाब की क़यादत को नहीं बुलाया गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? आलिया हमज़ा ने ट्वीट भी किया। देखिए, हमें तो सिर्फ ये पता है कि पार्लियामेंटेरियंस की गैदरिंग थी, पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग थी। खान साहब ने 5 अगस्त की डेट दी थी, ये यामीन गंडापुर ने 90 दिन का जो टाइम दिया है, इसकी स्टोरी हमें समझ नहीं आ रही, जरा वो बताएं। नहीं, आज मैंने पूछा कि बच्चर साहब बता के गए 90 दिन का उनका मतलब था कि 90 दिन में पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग थी ना, तो पार्लियामेंटेरियंस डिसाइड करेंगे हमें सियासत में रहने के नहीं, ये पार्लियामेंटेरियंस का फैसला था। PTI के रहनुमा अली जफर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कन्फ्यूजन ज़रूर है, ख़ुद इमरान खान का पैगाम मुख्तलिफ था, जिस चीज़ के लिए मीटिंग की जा रही थी वो मुख्तलिफ थी। आलिया हमज़ा पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनको सबसे पहले इसमें शामिल होना चाहिए था। कन्फ्यूजन तो है ज़रूर, क्योंकि जो इमरान खान साहब का जो आया था पैगाम वो मुख्तलिफ था, जिस चीज़ के लिए वो पार्लियामेंट्री मीटिंग हो रही थी वो मुख्तलिफ था। उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ आई, तो हो सकता है स्ट्रेटजीज़ की आई, लेकिन मेरे पास उसकी क्लैरिटी नहीं है। आलिया हमज़ा को हटा दिया गया, क्या बात है? उनको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी नहीं बुलाया गया और उनके आपस में ऑडियो लीक भी जो है वो सामने आई, क्या कहते हैं इस पे? वो यकीनी तौर पे वो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। पंजाब में अगर कोई हो रही है तकरीब और अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो उनको तो सबसे पहले उसके अंदर शामिल होना चाहिए था और करना चाहिए था और इतना होनी चाहिए थी। उनको जो मैंने सुना है, कोई सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा है कि शायद वो मसरूफ़ हैं या मसरूफ़ थी। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं मसरूफ़ हूँ, मुझे तो बताया ही नहीं था। जबकि दूसरी तरफ PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आलिया हमज़ा के ट्वीट पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो मैं बात कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, अगर किसी में हिम्मत है इसको रद्द करने की तो मैं उसे देख लूँगा। कोई मसला नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी या साजिश की बुनियाद पर एक मसला बनाया गया। एक बहुत अच्छा इवेंट था, इस्लामाबाद से लोग गए, पेशावर से लोग इस्लामाबाद इकट्ठे हुए, वो लाहौर गए, वहाँ मिले, वहाँ बैठे, अगले दिन वापस आए।
इसमें कोई तनाज़े की बात नहीं थी। वहाँ किसी को मदऊ नहीं करना था प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। जो नहीं आया वो अपनी मर्जी से नहीं आया, ना आने की जरूरत थी, किसी को आने की जरूरत नहीं थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। मैं सिर्फ इसलिए गया कि वजीर आला आया हुआ है, अच्छा नहीं लगेगा कि वो अकेला प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। वहाँ सिर्फ 3 लोग मौजूद थे अली अमीन साहब के साथ, मैं, अहमद बच्चर साहब और लतीफ खोसा साहब। अगर कोई चौथा आना चाहता तो आ सकता था, ना दावत की जरूरत थी, ना किसी को रोकना था हमने। इसलिए तमाम बयानियां बेवकूफाना गैर जरूरी है। अच्छा, 5 से 10 तारीख का पीक ये खान साहब ने डाला जेल से, वही रहेगा जो खान साहब का हुक्म है, वही हुक्म है। उसके अलावा कोई तारीख, कोई 90 दिन कोई मानी नहीं रखती। बड़ा जारहाना जवाब दे रहे हैं। अगर दूसरी तरफ से इस तरह जवाब देता है तो फिर देखिए, फिर जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंदर बैठ के मामला नहीं थे तय हो क्यों सकते। क्यों ट्वीट की किसी ने? फिर क्या वजह थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? कोई ऐसा कि बड़ा वाकया था कि वहाँ होना ना होना इस बायस था कि ट्वीट की जाए? मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की। सर, आप लोगों ने उनसे राब्ता किया? उनको कोई जरूरत नहीं राब्ता करने की। जिसने गलती की है वो माफी मांगे। सर, इससे तो आप कह लगता रहे हैं है अली हमजा माफी मांगे। जो भी होगा वो देखा जाएगा, ये अंदरूनी मामला है ये। सर, इससे तो लगता है कि अली हमजा को फारिग किया जा रहा नहीं, कोई फारिग नहीं किया जा रहा। वो अपना काम करें, जिस काम के लिए उनको मुकर्रर किया गया है उनको वो काम करना है। उनको पंजाब को मोबिलाइज करना है, पंजाब में उन्होंने तहरीक चलानी है, उनका ये काम है। उनका काम ट्वीट करना नहीं है। मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे जो जाएगा इस पे भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ना जाते तो बहुत बेहतर था। मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ना जाते तो बेहतर होता। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को पैसे की वजह से टिकट नहीं देगी। अच्छा, पैसे की वजह से टिकट बिल्कुल नहीं देगी। तो आप 90 दिन की बात के हवाले से रद्द करता हूँ। मैं उसके साथ बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। हम तहरीक चलाएंगे, खान साहब के अहकामात के तहत तहरीक चलाएंगे। जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि आपस के इख्तिलाफात को ख़त्म करके सारा फोकस सिर्फ तहरीक पर रखें। इमरान खान ने कहा है कि जो पार्टी में इख्तिलाफात पैदा करेगा उसको वो खुद देख लेंगे। बड़ा सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा है। सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए। सारे तहरीक को चलाएंगे, इस पे मुतहद रहें और जो अपने ज़ाती इख्तिलाफात हैं इनको आप बिल्कुल ख़त्म करें। इस चीज़ पे इमरान खान खुश हुए कि सारे मिल के लाहौर गए थे। उन्होंने ये कहा है कि अगर इख्तिलाफात ये करेंगे कोई भी पार्टी में तो मैं उनका फैसला फिर खुद कर लूँगा। उन्होंने कहा कि हम यहाँ इतना जुल्म सह रहे हैं जेलों में, हम सारे कैदी जो जेलों में बैठे हैं और आपको अपने ज़ाती इख्तिलाफात की फ़िक्र है और आपको इन चीज़ों की फ़िक्र है। आपको हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए तहरीक चलाएं। आप सारों को उसके ऊपर मुतहद होकर वही चलानी चाहिए और ये सोचें कि जो मुश्किल काट रहे हैं जेलों के अंदर। जहां एक तरफ पीटीआई अंदरूनी सियासत और इख्तिलाफात का शिकार है तो वहीं दूसरी तरफ अब ये खबर सामने आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन में 21 जुलाई को होने वाले सेनेट इंतखाबात के डेडलॉक के खात्मे के लिए खुफिया राबते शुरू हो गए हैं। रोजनामा जंग में गुलजार मोहम्मद खान की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन जमातों के माबैन सूबे में सेनेट इंतखाबात पर डेडलॉक के खात्मे और बेला मुकाबला इंतखाब के लिए खुफिया इब्तदाई राबतों और मशावरत का इंकशाफ हुआ है, जबकि अपोजिशन की जानिब से बिला मुकाबला इंतखाब के लिए नशस्तों की तकसीम का फार्मूला भी पेश कर दिया गया है। अपोजिशन ने सेनेट की 11 में से 5 नशस्तें मांग ली हैं, ताहम बिला मुकाबला इंतखाब के लिए हुकूमती फार्मूला के बाद ही मामला आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन जमातों मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का मिलकर इंतखाबी मैदान में उतरने पर इत्तफाक हुआ है, जबकि ANP के साथ राबतों का फैसला भी किया गया है। अपोजिशन ने डेडलॉक के खात्मे और बिला मुकाबला इंतखाब के लिए नशस्तों की तकसीम का फार्मूला तैयार कर लिया है। हुकूमती फार्मूले के बाद मामला आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन ज़राए ने इब्तदाई राबतों की तस्दीक करते हुए कहा कि बिला मुकाबला इंतखाब से हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के साथ सियासत और जमहूरियत के वक़ार में इजाफा होगा। जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 खाली नशस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया है, जिसकी रोशनी में 21 जुलाई को सूबाई असम्बली में नए सेनेटर्स के इंतखाब के लिए पोलिंग होगी। सेनेट की 11 नशस्तों के लिए 25 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। 7 जनरल नशस्तों के लिए 16, टेक्नोक्रेट की 2 नशस्तों के लिए 5 और ख़वातीन की 2 नशस्तों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। तमाम इंतखाबात होंगे या फिर नहीं, इस हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल है। 27 जून को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सूबाई असम्बली की मखसूस नशस्तों की तकसीम के बाद इलेक्शन कमीशन ने ख़वातीन और अक़लियती अरकान से हल्फ लेने के लिए स्पीकर को ख़त पे इरसाल किया, जबकि नौमुंतखब अरकान ने हल्फ बर्दारी के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त भी जमा करवाई है। इसके अलावा नुमाइंदा JNews अबू बकर सिद्दीक की रिपोर्ट के मुताबिक
मुस्लिम लीग नून, JUI और पीपल्स पार्टी की मुत्तहिद होकर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन लड़ने पर भी बातचीत जारी है। तीनों जमातों का एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करने पर भी गौर हो रहा है। मुत्तहिद होने पर नून लीग और PPP टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर JUI के उम्मीदवार दिलावर खान को वोट देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक JUI और मुस्लिम लीग नून खवातीन के नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार रुबीना खालिद को वोट देंगी। पीपल्स पार्टी और JUI अमीर मुकाम के बेटे नियाज अहमद को जनरल नशिस्त पर सपोर्ट करेगी। तीनों जमातों का 2 दिन बाद अपनी हिकमत अमली का बाज़ाब्ता ऐलान सामने लाने का इम्कान है। इसके अलावा अबू बकर सिद्दीक की एक और खबर के मुताबिक PTI के रहनुमा मशाल यूसुफजई को अलीमा खान और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुखालफत के बावजूद बानी PTI ने सेनेट उम्मीदवार नामजद करने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बजट की मंजूरी के दौरान मशाल यूसुफजई ने अली अमीन गंडापुर की बिलवास्ता मुखालफत की थी। PTI के बेशतर रहनुमा और अरकान असम्बली भी मशाल यूसुफजई को सेनेट टिकट देने के हक में नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने 2 मरतबा मशाल यूसुफजई को काबीना से भी निकाला था। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी तहरीक के मामले पर इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ अपनी एहतजाजी तहरीक से क्या हासिल कर सकेगी, इसी हवाले से और दीगर मामलात पर बात करेंगे पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब से। सुहेल वड़ाइच साहब, तहरीक इंसाफ के अंदर तकसीम और इख्तलाफात की बात तो कोई नई नहीं है, लेकिन अक्सर जब इसी जमात के मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात देखते हैं तो लगता नहीं कि एक ऐसी जमात के अफराद की तरफ से बात हो रही है जिनका कोई एक ही मकसद होगा, जिसमें उनको इकट्ठे शामिल होना होगा। ये सब बातें अब इख्तलाफ की हमारे सामने आती रहती हैं, लेकिन एक बहुत ही हैरान कुन बात जो इस मामले पर करीब से नज़र रखने वालों के लिए भी किसी हद तक हैरान कुन साबित हुई कि कहाँ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की क़यादत का ईंट का जवाब पत्थर से देने की जैसी लड़ाई थी। दाखिल नहीं हो सकते पंजाब में, आएंगे तो हम देख लेंगे। इस हद तक इख्तलाफात और इस हद तक तुंदो तेज़ बयानात दिए जाते थे। और वही KP के वज़ीर आला पंजाब आते हैं, लाहौर आते हैं, मुस्लिम लीग नून के गढ़ आते हैं, वहाँ रायविंड में ही एक मकाम पर बैठक लगाते हैं और वहाँ पर खिताब भी करते हैं। ये सब बहुत आसानी से हो गया, लेकिन हुआ कैसे ये सुहेल वड़ाइच साहब? देखिए, एक तो खैर ये अच्छी बात है कि पंजाब ने कोई उनको रुकावट नहीं डाली, और दूसरा मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, हुकूमत है, उसके साथ किसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में ही यहाँ आए होंगे, वगरना ज़ाहिर है ऐसा मुमकिन नहीं था। पहले जितनी दफ़ा भी आए हैं तो उस पर उंगलियाँ उठी, एतराज़ उठे। पंजाब गवर्नमेंट ने भी जब लाहौर भी आए थे तो वहाँ पुलिस बहुत ज़्यादा मौजूद थी पिछली दफ़ा, और उसके ऊपर कई उंगलियां उठी थी। लेकिन इस दफ़ा वो बड़े सुकून से आए हैं, और आए भी ऐसे कंटेंशियस इशू पे हैं कि वो जो 26 MPs थे उनकी हमायत में आए हैं, और उनकी हमायत में पार्लियामेंटेरियंस को लेके आए हैं। 500-400 गाड़ियों का काफ़िला था, वो आके जो है वो रायविंड पे रुके हैं, वहाँ पे उन्होंने खाना खाया है। तो ये सारा एक हवाले से तो बड़ा खुशाइंद है कि मुल्क के अंदर चीज़ें अंडरस्टैंडिंग से हुई हैं, लेकिन PTI के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर है वो उंगलियां उठा रहे हैं कि ये एक अंडरस्टैंडिंग से आए हैं। फिर आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि जी हमें क्यों नहीं बुलाया, हमें क्यों नहीं अहमियत दी। लेकिन क्या इसके नतीजे में कोई बड़ी मफामत भी हो सकेगी? मेरा ख्याल है ये नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। इशू ये है कि जो लोग समझते हैं कि PTI की हुकूमत वहाँ पे तब्दील कर दी जाए, मेरा नहीं ख्याल कि ये स्ट्रेटजी जो है ये फ़ायदेमंद होगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त PTI चूँकि रूल कर रही है पिछली 3 टेन्योर से, तो अब उसकी अगर वो कारकर्दगी नहीं दिखाती तो ये अब उसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा, वोट बैंक में भी, सपोर्ट में भी, स्ट्रीट पावर में भी। और अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो इनके लिए मसाइल पैदा होते जाएंगे। दूसरी तरफ अगर ये आज रुखसत हो जाते हैं अमीन गंडापुर साहब, तो दोबारा से PTI की सर्ज होगी कि ये, क्योंकि
ज़ाहिर है मसाइल ऐसे हैं कि नई हुकूमत भी हैंडल नहीं कर सकेगी, और वो ज़ाहिर है पॉपुलर वोट पे भी मबनी नहीं होगी। तो वो दो मसाइल हो गए कि एक तो वो पॉपुलर नहीं होगी, उसकी वोट बैंक का बुनियाद ठीक नहीं होगी, और तीसरा वो भी कोई ना दहशतगर्दी को कंट्रोल करना इतना आसान है, ना KP के मसाइल कंट्रोल करना इतना आसान है, तो वो भी नाकाम होगी। और तीसरा मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब दुनिया में जो एक नई मिसाल ये हो गई है कि रजीम चेंज ना करें, फेस चेंज ना करें, क्योंकि सद्दाम का, लीबिया का और शाम का मैसेज ये है कि रजीम चेंज करने से फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। अगर आपने उस रजीम को कमज़ोर करना है, नुकसान पहुंचाना है, तो उसके असासे, उसकी ताकत, उसकी पावर वो छीन लो। और मेरा ख़्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो हुकूमत को भी ये सूट करते हैं कि उनके मुजाहरे करने की ताकत जो है उसको छीन लिया जाए, और जिस तरह वो पहले इस्लामाबाद आते थे क्राउड लेके, इससे उन्हें रोका जाए, लेकिन बाकी हुकूमत करनी दी जाए ताकि PTI को अगर वोट बैंक का नुकसान होना है तो उसका हो। सुहेल वालिद साहब, तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुतालिक तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बयान देते ही रहते हैं कि उनके बड़े ख़ास राब्ते हैं और राब्ते रहते हैं। उनको क्या कोई ज़मानत दी गई लाहौर आने से पहले, या मुस्लिम लीग नून को फिर कोई ज़मानत दी गई? अगर कोई तहरीक शुरू होती है जिसका दावा तहरीक इंसाफ करेगी, उनकी तरफ से तो तहरीक शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर जल्द से जुलूस होते हैं, एहतजाज होता है, रस्ते बंद होते हैं और उस तहरीक का आगाज़ लाहौर से होना है, तो उस सूरत में क्या कोई ज़मानत दी गई है मुस्लिम लीग नून को, पंजाब हुकूमत को, कि उन्होंने कोई एतराज़ भी नहीं किया, कोई गुस्से का इजहार भी नहीं किया तहरीक इंसाफ की इस बैठक और मनसूबाबंदी पर? कि जुनेद साहब, मेरे ख़्याल में तो अली अमीन गंडापुर साहब एक वंडरफुल आदमी है। उनकी जो कारनामे हैं इन पे पूरी एक किताब लिखी जा सकती है कि जिस तरह वो मुश्किल हालात में एक तरफ PTI के जब चाहते हैं हीरो बन जाते हैं, दूसरी तरफ वो गवर्नमेंट को भी जो है वो मैनेज कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को मैनेज कर रहे हैं। इतना मुश्किल दौर जो है वो उन्होंने निकाल लिया है। और सबसे जो दिलचस्प बात मैं आपको शेयर करना चाहूँ, जो कि शायद लोगों को पता ना हो, ये भी बिल्कुल 100% सच है कि हर जगह पर जाकर गंडापुर जो है वो इमरान की रिहाई की कोशिश भी करते हैं, बात भी करते हैं। ये बिल्कुल झूठ है कि वो बात नहीं करते, वो बात करते हैं। मेरे इल्म में है बिल्कुल टॉप लेवल पर भी उन्होंने बात की है, जहाँ ये बात करनी बड़ी मुश्किल है वहाँ भी ये हर दफ़ा बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि PTI के अंदर दो बड़े वाज़े तौर पर नुक्ता हाय नज़र है। एक नुक्ता नज़र ये है कि हमें किसी भी सूरत से मसालियत नहीं करनी। हमने जो दबाव जारी रखा हुआ है, ये इल्लीगल गवर्नमेंट है, ये मैंडेट नहीं है इसके पास, और बिल आखिर एस्टेब्लिशमेंट कभी मजबूर हो जाएगी हमारे साथ मुज़ाकरात करने की। हमें ये स्ट्रेटजी जारी रखनी चाहिए, तहरीक चलानी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ सख्त रवैया रखना चाहिए, ट्वीट्स करने चाहिए, उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया को एक्टिव रखना चाहिए। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू का लीडरशिप में बहुत कम लोग हैं जो इसके हामी हैं। एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो ये कहता है कि ये सोशल मीडिया हमें नुकसान पहुंचा रहा है। चुनांचे आपने देखा कि गंडापुर साहब का कई सोशल मीडिया के लोगों के साथ बाकायदा तनाज़ा हुआ और बाकायदा एक दूसरे के ख़िलाफ़ गौहर साहब जो हैं उन्होंने एक दफ़ा भरपूर बयान दिया जो है, और भी लोगों के बहुत सारे बयानात आए जो कि उस सोशल मीडिया के बयानिए से इत्तफाक नहीं करते और वो समझते हैं कि ये बयानिया हमें नुकसान पहुंचा रहा है, इमरान की रिहाई में रुकावट है और फ़ौज के साथ और मुक़्तदरा के साथ सुलह में ये बहुत बड़ा मसला है। तो हम जो बानी हैं, बानी PTI, वो दोनों चीज़ों को चलाते हैं। एक तरफ तो ज़ाहिर है वो बार बार मुक़्तदरा से भी राब्ता करके कोई ना कोई अपनी बात पहुंचाते हैं,
लेकिन जनरल परसेप्शन जो उन्होंने अपनी रखी हुई है वो सोशल मीडिया के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं। जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, जो उनकी अपनी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वो हमेशा एक सख्त लाइन पेश करता है, जिसका मतलब यही होता है कि भाई हमने किसी सूरत भी मुज़ाकरात नहीं करने। लेकिन वो एफ़र्ट दूसरी भी करते हैं, लेकिन उन्होंने स्टांस यही रखा हुआ है। चुनांचे इससे ये हुआ है कि जितनी ये लीडरशिप है, चाहे गंडापुर साहब हैं, चाहे गौर साहब हैं, चाहे दूसरे हैं, तो ये हमेशा कंडेम होते हैं और इसके नतीजे में खान साहब और मजबूत होते हैं और उनके अपने ही बनाए हुए लोग जो हैं वो कमज़ोर होते हैं। तो ये उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहा है। कोई इनके साथ मुज़ाकरात क्यों करेगा जब खुद ही पीटीआई उनको कंडेम करती है। सुहेल वालिद साहब, लेकिन जो इख्तलाफात हैं वो तो बहुत शिद्दत के साथ सामने नज़र आ रहे हैं। आज सलमान अकरम राजा साहब का जो लहजा था और फिर आलिया हमजा साहब से मुतालिक भी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर जब उनकी बात हुई उन्होंने कहा उनका काम ट्वीट करना नहीं है, उनको पंजाब की जिम्मेदारी की दी गई है, यहाँ पे कारकुनों को मोबिलाइज़ करना, यहाँ पर सियासी सरगर्मियों को आगे लेकर चलना उनकी जिम्मेदारी है। तो बहुत ही सख्त लहजे में उन्होंने बात की। तो अली अमीन गंडापुर साहब के मुखालिफिन भी मौजूद हैं, आपने उनकी शख्सियत के कुछ पहलू बताए। सलमान अकरम राजा साहब के मुखालिफिन भी मौजूद हैं, उनका जिनसे इख्तलाफ है वो भी खुल के आज सामने आ रहा है। तो जब बानी पीटीआई इक़्तिदार से हटा दिए गए थे तहरीक अदम एतमाद की सूरत में और लाहौर में एक वक्त में उन्होंने क़याम किया था, तो आपने और मुजीबुर रहमान शामी साहब ने उनसे एक बड़ी अहम मुलाकात की थी। हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि उनकी जमात में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, कहीं इख्तलाफ नज़र आता है, कहीं बहुत शदीद इख्तलाफ नज़र आता है, कहीं इत्तफाक नज़र आता है, एक से ज़्यादा मंसूबे नज़र आते हैं। ये बाय डिज़ाइन है, बानी पीटीआई जिस तरह से हिदायत दे रहे हैं, या फिर सब कुछ उनके कहने के मुताबिक नहीं हो रहा हकीकत में? नहीं, मेरा ख़्याल है कुछ चीज़ें उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी हो रही हैं, कुछ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रही हैं। मुझे ये लगता है कि ये अली अमीन गंडापुर अपना ये बयानिया पहुँचाने में और मनवाने में कामयाब हो गए हैं कि हमें जो सख्त लाइन ली हुई है हमने इसको थोड़ा साफ़ करें, थोड़ा सा प्रोलांग करें ये जो तहरीक है इसको। आप ये देखें कि सलमान अकरम राजा साहब, अली अमीन गंडापुर साहब और जो तमाम लीडरशिप थी वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी थी, जिसमें गंडापुर साहब ने बज़ाहिर बड़ी जारहाना तकरीर की और जिसके बाद वो लाहौर आए और लाहौर आके उन्होंने 90 दिन का टाइम ले लिया बजाय 5 अगस्त के। तो आप ये देखें कि इसका मतलब ये है कि जो पहली पार्टी लाइन थी उसके अंदर वाज़े तब्दीली आ गई। एक तो टाइम लंबा हो गया, नंबर 2 ये हो गया कि इसका मतलब है कि जो बाहर बैठे यूट्यूबर्स लाइन ले रहे थे, इन्होंने सब ने उसके ख़िलाफ़ बयानियाँ ले लिया है और उसमें सलमान अकरम राजा साहब भी शामिल हो गए। आलिया हमज़ा जो थी ये सोशल मीडिया के उस ग्रुप से अलाइन कर रही थी कि जो कि इस लीडरशिप के ख़िलाफ़ बोल रहा था, तो उसको भी आज कंडेम हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले एक अल्टरनेट लीडरशिप सोशल मीडिया के लोग दे रहे थे उससे तो ये वाज़े तौर पर इन्होंने अलग होने का फ़ैसला किया है। और ये जो पार्लियामेंट्री लीडरशिप है और जो पार्टी लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उन्होंने वाज़े लीड ले ली है उनके ख़िलाफ़ जो कि इंतहा पसंदी और जो किसी मुज़ाकरात ना करने के हामी थे। ये मुझे बड़ी एक वाज़े तब्दीली नज़र आती है। क्या इसके पीछे भी कोई बात है वो तो बाद में सामने आएगी, लेकिन बज़ाहिर ये पहली दफ़ा एक वाज़े लीडरशिप के अंदर ये वाज़े सोच पैदा हुई है और वाज़े तब्दीली आई है। और आज जो सलमान अकरम राजा साहब ने जिस तरह आलिया हमज़ा के बारे में स्टांस लिया है, ये माजी के पीटीआई के स्टांस के मुख्तलिफ है। पहले बड़ा मुदाफ़ियाना स्टांस होता था, पहले इस तरह की जो ट्वीट्स होती थी उनके बारे में बड़ा नरम रवैया होता था, इस दफ़ा बड़ा सख्त रवैया अपनाया गया है। और ज़ाहिर है सलमान अकरम राजा साहब भी डायरेक्टली हदायत तो इमरान खान से ही लेते हैं। सुहेल वालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत चीनी दरामद कर रही है, मगर दरामदी टैक्स माफ़ करने के हुकूमती फैसले पर IMF ने एतराज़ उठा दिया है, जिसके बाद एक नया मसला खड़ा हो गया
और इस पूरी सूरत हाल में फूड सिक्योरिटी की वजारत ने ऐलान किया है कि हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए और चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी है। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि जब चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये होगी तो होलसेल कीमत क्या होगी और रिटेल कीमत क्या होगी, क्योंकि अब तक हुकूमत ने चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए जितने भी इकदाम किए उसमें हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा और चीनी की कीमत खुद हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। अब हुकूमत चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए चीनी दरामद कर रही है तो दरामदी टैक्स माफ़ करने पर IMF ने एतराज़ कर दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलकम की खबर के मुताबिक IMF ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए हैं। ऐसे इक़दाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा हो सकता है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती चीनी की दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर कर रही है और चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने का भी इम्कान है। इसके अलावा निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर भी गौर किया जा रहा है। खबर के मुताबिक चीनी दरामद पर टैक्स छूट IMF के मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है और IMF ने दरामद पर टैक्स छूट की हुकूमती वजाहत मुस्तरद कर दी है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि चीनी की दरामद फूड इमरजेंसी के तहत की जा रही है। ज़राए के मुताबिक काबीना ने वज़ारत ख़ज़ाना की राय के बगैर दरामद की मंजूरी दी। इसके अलावा सहाफ़ी शहबाजाना की खबर के मुताबिक हुकूमती ज़राए ने बताया कि IMF ने पाकिस्तान की दरख्वास्त कबूल नहीं की कि फ़ूड इमरजेंसी की वजह से बगैर टैक्स चीनी दरामद करना जायज़ है। वफाकी हुकूमत की जानिब से FBR ने IMF को ये ख़त लिखा था। ज़राए का कहना है कि IMF का रद्द-ए-अमल वज़ारत ख़ज़ाना के अंदाजे के मुताबिक था, जिसने पहले ही ख़बरदार किया था कि $7 अरब का प्रोग्राम 2 खिलाफ वर्जियों की वजह से मुतासर हो सकता है। पाकिस्तान अब IMF प्रोग्राम की संगीन खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हो चुका है, क्योंकि इसने तहरीरी यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की है कि ना तो किसी को टैक्स में रियायत दी जाएगी और ना ही सरकारी सतह पर अजनास की ख़रीदारी की जाएगी। वज़ारत ख़ज़ाना, FBR और IMF ने इस मामले पर बाज़ाब्ता तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। ताहम मुतल्लका हुकाम ने बताया है कि IMF ने हुकूमत के इस इक़दाम पर सख्त एतराज़ किया है कि इसने चीनी दरामद करने का फ़ैसला करते वक्त IMF को नज़रअंदाज किया, जिससे प्रोग्राम की 2 शराइत की खिलाफ वर्जी हुई। खबर के मुताबिक तमाम ड्यूटियों और टैक्सेस के साथ चीनी की दरामदी कीमत तकरीबन 245 रुपये फ़ी किलो होने का अंदाज़ा है। तमाम असल कीमत का तयन उस वक्त होगा जब हुकूमत को बोलियाँ मौसूल होंगी। ज़राए का कहना है कि IMF के रद्द-ए-अमल के बाद हुकूमत सूरत हाल को संभालने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। इनमें TCP का दरामदात से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार होना और निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेना शामिल है। ताहम अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। IMF का एतराज़ सामने आने के बाद ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने 3 लाख टन चीनी दरामद का टेंडर वापस ले लिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़मीन ज़हरा की खबर के मुताबिक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद का टेंडर वापस ले लिया है और 50,000 मेट्रिक टन का नज़रसानी शुदा टेंडर जारी कर दिया है। इंटरनेशनल सप्लाइज से 50,000 टन चीनी की दरामद के लिए 22 जुलाई तक बोलियाँ तलब की हैं। इससे पहले ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान ने 11 जुलाई को 3 लाख टन चीनी की दरामद का टेंडर जारी किया था और चीनी की दरामद के लिए 18 जुलाई तक बोलियां तलब की थी। इसके अलावा हुकूमत ने चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए चीनी की एक्स मिल प्राइस 165 रुपये मुकर्रर कर दी है। इस हवाले से आज वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन और सीनियर मेंबर्स ने शिरकत की। इजलास में चीनी की एक्स मिल कीमत के मौसम नफाज और फौरी फरहमी पर तफसीली गौर किया गया। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो पर एसोसिएशन ने फौरी अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा कि चीनी की कीमतों में कमी के असरात 2 से 3 दिन में नुमाया होंगे। वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने कहा हुकूमत चीनी की रिटेल कीमत पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। चीनी की कीमत कंट्रोल करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। एलामे के मुताबिक चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली तैयार कर दी गई है। हुकूमत ने अब चीनी की एक्स मिल प्राइस 165 रुपये मुकर्रर की है, मगर इससे पहले भी हुकूमत 2 दफ़ा एक्स मिल प्राइस तय कर चुकी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़मीन ज़हरा की एक और ख़बर के मुताबिक दरामद की इजाज़त के बावजूद चीनी की एक्स मिल कीमत पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुकर्रर की गई। बरामद की इजाज़त के वक्त मुकर्ररा कीमत के मुकाबले में एक्स मिल कीमत में 25 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया और इस साल मार्च में हुकूमती ऐलान करदा कीमत के मुकाबले में एक्स मिल कीमत में 6 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ। काबीना दस्तावेज़ के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने जून 2024 में चीनी की एक्स मिल कीमत 140 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की थी। मार्च 2025 में हुकूमत ने चीनी की एक्स मिल कीमत 159 रुपये किलो मुकर्रर की थी। अब हुकूमत ने शुगर मिलों के साथ चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है। वफाकी हुकूमत ने जून 2024 में चीनी बरामद करने की मंजूरी दी तो उस वक्त ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि चीनी की फ़ी किलो कीमत 140 रुपये से ऊपर नहीं जाएगी, मगर फिर जब चीनी की कीमत में इजाफा होने लगा
तो हुकूमत ने एक बार फिर चीनी की एक्स मिल प्राइस मुकर्रर की। इसरार खान और मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक 18 मार्च 2025 को नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर करने का ऐलान किया था, जबकि एक्स मिल कीमत 159 रुपये से कम तय की गई थी। ताहम इस हिदायत को नज़रअंदाज किया गया और चीनी की कीमत कभी भी 180 रुपये फ़ी किलो से नीचे नहीं आई, जो इसहाक़ डार के हदफ से कहीं ज़्यादा थी, बल्कि हाल दिनों में ये कीमत 200 रुपये के करीब पहुंच गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से भी कल जब सहाफ़ी ने चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो होने के हवाले से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हुकूमत बुनियादी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों को माहाना बुनियादों पर मॉनिटर कर रही है। रमज़ान आए या कोई और इवेंट हो, कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। गंदम और चीनी को भी डीरेगुलेट कर देना चाहिए। चीनी 200 रुपए किलो महंगी क्यों हो गई है? जिम्मेदार कौन है? इसकी सजा कब होगी? एट द ECC लेवल एज वेल हम इन प्राइसेस को मंथली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं। नेशनल प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी भी है, बट ECC भी हमें डायरेक्ट किया गया है बाय द कैबिनेट कि इनको मॉनिटर करें और जो भी स्टेप्स लेने हैं उसमें लिए जाएं। ये उतार चढ़ाव ये चीज़ें रहती हैं, कभी रमज़ान से पहले कभी रमज़ान के बाहर जो आर्बिट्राज लोग करते हैं अनफॉर्चुनेटली, और उसका सद्देबाब हुकूमत को ही करना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को भी एंड अलॉन्ग विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। और जो स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन है मेरे अंदाजे के मुताबिक, और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि जिन चीज़ों को हम डीरेगुलेट कर सकते हैं हमें डीरेगुलेट कर देना चाहिए। राइस में कभी सुना है आपने कोई इशू? मेज़ में कभी सुना है कोई इशू? ये क्रॉप्स चल रही हैं ना, और क्रॉप्स आ भी रही हैं, डिमांड भी हो रही है, सप्लाई भी हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है, और ठीक चल रहा है। जहाँ जहाँ हुकूमत का कहीं ना कहीं कोई सिरा मिल जाता है वहाँ इश्यूज आते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक वी शुड लीव इट टू द प्राइवेट सेक्टर एंड डिमांड एंड सप्लाई, एंड आई थिंक दैट टू मी इज अ स्ट्रक्चरल सोल्यूशन। इसके अलावा चीनी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर प्राइम मिनिस्टर फवाद हसन फवाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आम आदमी के लिए कीमत कंट्रोल करने के नाम पर $30 करोड़ मालियत की चीनी दरामद करने के फैसले पर फौरी नजरसानी की ज़रूरत है। आम आदमी चीनी का बड़ा सारिफ नहीं, हकीकत में चीनी की बड़ी सारिफ फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने कहा कि ये वही लोग थे जिन्होंने पहले ज़र मुबादला कमाने के नाम पर एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल किए और अब वही ज़र मुबादला अपने लिए चीनी की दरामद पर खर्च कर रही है, जबकि उन्होंने एक्सपोर्ट और मकामी मार्केट में कीमतों में उतार चढ़ाव करके बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया। चीनी का सालाना फ़ी का इस्तेमाल 28 किलोग्राम है। इससे बढ़कर ये कि चीनी एक मुज़र सेहत चीज़ है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर कीमती ज़र मुबादला खर्च कर दिया जाए। आम लोग तो आज मशरूबात और मिठाइयाँ ख़रीद भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम उनके नाम पर चीनी दरामद करना चाहते हैं और मज़ीद ज़र मुबादला खर्च करने का सोच रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद लिखा कि कीमतों पर कंट्रोल रखना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है और अगर हुकूमत ये काम ना कर सके तो उसकी नाकामी है। इसकी बुनियाद पर दरामद का जवाज़ नहीं बनता। हुकूमत असल मसले पर तवज्जो क्यों नहीं देती? चीनी की कीमत बढ़ने में शुगर इंडस्ट्री, मिडलमैन और ताजरों के किरदार की छानबीन होनी चाहिए, ना कि मज़ीद दरामद कर दी जाए। फवाद हसन फवाद का मज़ीद कहना था कि वैसे उन लोगों का क्या बना जिन्होंने बरामद की इजाज़त दी थी और FPR कहाँ है? अगर FPR शुगर इंडस्ट्री के पिछले 5 साल के मुनाफे पर फोकस कर ले और इस मुनाफे पर 35% टैक्स ले ले तो टैक्स आमदन में खला को किसी हद तक पुर किया जा सकता है। चीनी की बढ़ती हुई कीमत और हुकूमती हिकमत अमली के हवाले से ही हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलकम साहब से। अशरफ साहब, इस वक्त जो मामला सामने है चीनी की दस्तयाबी और कीमत के हवाले से, उसमें ज़िम्मेदारी का तयन करने लगे वो तो ऊपर से शुरू हो रहा है। वो तो इसहाक़ डार साहब के भी फैसले हैं जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं और वज़ीर ख़ारजा भी हैं, लेकिन इस वक्त जो मसला दरपेश है वो IMF के एतराज़ के बाद ज़्यादा संगीन हो गया है। अब हुकूमत के पास क्या रास्ता है? चूँकि चीनी महंगी होने की वजह से परेशानी का इज़हार किया गया, अब जो इक़दाम करने पड़ेंगे उससे चीनी तो सस्ती हो भी नहीं सकेगी, इंपोर्ट भी महंगी होगी, बेचा भी नहीं जा सकेगा उसे सस्ता। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। मैं इस पे जितनी भी जमहूरी हुकूमत में जिम्मेदारी होती है वो इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है, किसी एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं होती। चीनी के मामला मामला इसलिए ज़्यादा संगीन और ज़्यादा हसास हो जाता है। अगर आप देखें तो हम बगैर ज़्यादा तफसील में जाए कहूँगा, इस वक्त सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, पंजाब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब इस तमाम चीनी के कारोबार से जुड़े हुए हैं। चीनी के मसले पे कोई भी इशू हो जिनको बहुत सेंसिटिव होना चाहिए ताकि उंगलियां इनकी तरफ ना उठें। अब इनका इसमें कोई किरदार है या ना है, लेकिन इनका उंगलियां इनकी तरफ जरूर उठती हैं कि क्यों ये फैसले किए गए। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास एक्सपोर्ट का एक इशू आया, इसी से उसकी अप्रूवल ली गई, 5 रुकनी कमेटी या 5 वजारती कमेटी, दूसरे वज़रा भी होते हैं,
उस लेवल पे जब शुगर मिल एसोसिएशन से कमिटमेंट ली गई कि चीनी की एक्सपोर्ट हमें करने की इजाजत दीजिए 7,50,000 मेट्रिक टन, तो हम इसको चीनी की कीमतें नहीं बढ़ने देंगे। एक फैसला हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अब उस एग्रीमेंट की वायोलेशन हुई, अब उसकी वायोलेशन की सजा कोई ना कोई तो होनी चाहिए ना। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस कारोबार में 115 अरब रुपए ज्यादा कमाए गए हैं शुगर इंडस्ट्री की तरफ से। और एफबीआर का कहना बहुत ही सेफ, जो एफबीआर का दादोशुमार है, कम से कम गवर्नमेंट को नुकसान जो हुआ कम से कम 40 अरब रुपए टैक्सेस की माद में नुकसान हुआ है सारे सिलसिले में जी। आप क्यों 115 अरब वोट डाल लें, 40 वोट डाल लें, 155 अरब बनते हैं, क्यों आप 150 अरब जुर्माना नहीं ठोकते हो? जब चीनी की कीमत बढ़ रही थी, हम भी रोज अखबारों में देखते थे, आए दिन प्राइम मिनिस्टर साहब एक नोटिस लेते थे, सख्त वार्निंग इशू करते थे, मीटिंग्स होती थी। इसाक डार साहब की सरबराही में एक मीटिंग बन गई, कमेटी बन गई, उसकी मीटिंग होती रही। ये सारे के बावजूद क्या चीनी की कीमत नीचे आई? जवाब है नहीं आई। जब इतनी मीटिंग्स हो रही हैं, इतना एक्शन हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर क्या इतने बेबस हैं? क्या इतना ताकतवर सेक्टर उनके सामने खड़ा है, वो कुछ नहीं कर सकते? एक तरफ तो बंद इंतजामी पर सवाल उठ रहा है, टैक्सेस में नुकसान हुआ, कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ेगा एक मसनूआत को दोबारा पाकिस्तान मंगवाने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ एक और सवाल है जी जुनेद साहब, मैं थोड़ी आपको सॉरी मैंने रोक दिया आपको। एक और सवाल है, हमारा जो रिकॉर्ड अवेयर स्टॉक्स अवेलेबल हैं उसके मुताबिक में 5,50,000 टन एक महीने की चीनी दरकार होती है पूरे मुल्क में। हमारे पास उससे ज्यादा स्टॉक्स नवंबर तक के अवेलेबल हैं। नवंबर के फर्स्ट वीक में हर हाल में चीनी की गन्ने की क्रशिंग शुरू होनी चाहिए। उस वक्त तक हमारे पास काफी चीनी मौजूद है, हमें चीनी दरामद करने की बिल्कुल कतन जरूरत नहीं है। अब चीनी दरामद क्यों हो रही है? चीनी पाकिस्तान के लोगों के लिए कतन दरामद नहीं हो रही। चीनी दरामद इसलिए हो रही है कि चीनी बाहर से आ जाए, चीनी के स्टॉक्स मौजूद हों। गन्ने का क्रशिंग सीजन में आज आपको लिख के देता हूं, जो गन्ने का क्रशिंग सीजन लेट करेंगे, उस लेट का नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान जिम्मेदार को होगा कि उसको गन्ने का वजन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, गन्ने में पानी की तादाद कम होती है, शुगर की तादाद बढ़ती जाती है। चीनी के मालकान को, चीनी मिल्स के मालकान को फायदा होगा कि शुगर की क्वांटिटी गन्ने में ज्यादा हो जाएगी, उसी रेट पे इनको ज्यादा शुगर वाला गन्ना मिलेगा और इसमें कम पानी की परसेंटेज होती है, वो वक्त के साथ साथ दिसंबर तक बहुत कम हो जाती है। उसका दूसरा नुकसान क्या होता है खासतौर पर सिंध में और पंजाब में, कि बहुत से जिम्मेदार ने गन्ना काट के वहां गंदम काश्त करनी होती है, वो नहीं हो पाती। जिम्मेदार को दोहरा नुकसान होगा, एक गन्ने के वजन उसका कम हो जाएगा, दूसरा उसका गंदम काश्त नहीं कर सकेगा, वो भी आखिरकार मुल्क को नुकसान होना है। तो फायदा किसको होगा? फायदा सिर्फ और सिर्फ शुगर मिल्स को होगा, जो सस्ता गन्ना खरीदेगी, एक पका हुआ गन्ना खरीदेगी, ज्यादा पका हुआ गन्ना जिसमें चीनी की तादाद ज्यादा होगी। इस पहलू को हर गवर्नमेंट के फंक्शनरी को पता है। यही फिर सारी वो वजूहत है जिसकी वजह से हुकूमत इतना बड़ा रिस्क लेने पे तैयार हो गई कि IMF की शराइत की खिलाफ वर्जी तक बात पहुंच गई, उनकी तरफ से एतराज आ गया। जी बिल्कुल, इसकी मुझे समझ नहीं आती। मैं कहता हूँ एक मुआहदा हुआ हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान कि किसी भी शोबे को कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी, तो आपने कैसे उनकी मर्जी के बगैर ये फैसला कर लिया? आपको पता नहीं था इसका इम्पैक्ट होगा, इसका फॉल आउट होगा। इसका फॉल आउट हमारे जो $7 अरब का कर्ज का प्रोग्राम है EFF, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम, उस पर इम्पैक्ट होगा। जब मुआहदा तोड़ेंगे उसका इम्पैक्ट तो अल्टीमेटली आप पे आना है। अगर वो मुआहदा टूटता है, हम अब तेल की प्राइसेस तो बहुत बढ़ा देते हैं कि IMF से वादा किया हुआ है, अब दूसरी चीजों पे टैक्सेस की रेशो बढ़ा देते हैं कि IMF से मुआहदा किया हुआ है। अब जहां तक आम आदमी का तल्लक है, उस पर बिजली के बिलों की सूरत में, गैस के बिलों की सूरत में बेतहाशा लोड डाल देते हैं कि IMF से मुआहदे के पाबंद हैं। इधर जिसके बेनिफिशरी बहुत थोड़े लोग हैं, चीनी के मालकान जो है, उनको खुश करने के लिए मुआहदा भी तोड़ने जा रहे हैं, उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं। ये मुझे नहीं समझ आता कि आम आदमी का दिमाग कैसे ये चीजें हजम करता है, किस तरह बड़े बड़े फोरम से ये फैसले होते हैं प्रॉपर होमवर्क किए। मैं ये भी नहीं मानता कि होमवर्क नहीं होता, लोगों के मुंह बंद किए जाते हैं। जैसे अभी इसके चीनी की दरामद के मसले में जब टैक्स एग्जम्पशन का फैसला हुआ, इंपोर्ट का फैसला, वजारत खजाना को तो पूछा नहीं गया। जो सिग्नेटरी है IMF के साथ, वो तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत खजाना है, उनसे तो मशवरा नहीं किया गया, उनसे तो पूछा नहीं गया। पता नहीं कहाँ फैसला हो गया, किसने फैसला कर लिया। कैबिनेट जो फैसला किया उसको हेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करते हैं। उनको तो बहुत, मैं दोबारा कहता हूँ, उनको तो बहुत सेंसिटिव होना चाहिए कि उनकी तरफ उंगलियां ना उठ जाए। हालांकि बेनिफिशियरी वो अकेले नहीं होंगे,
शुगर मिल उन अकेलों की नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं इसमें। बेनिफिशियरी सारा सेक्टर होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए इस फैसला लेते वक्त ज्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पे जब प्राइम मिनिस्टर पे ही आती है। अशरफ मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बात करने। तमाम हकायक सामने आ चुके हैं, देखना है कि वजीर आजम इस पर क्या नोटिस लेते हैं और क्या फैसला करते हैं। एक तरफ टैक्सेस के हवाले से छूट की इजाज़त IMF की तरफ से नहीं दी जा रही, जिसमें यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि IMF की जानिब से मज़ीद ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं जिससे पाकिस्तान और IMF के मुआहदे को नुकसान पहुँच सकता है। और दूसरी तरफ चीनी की कीमत पाकिस्तान में काबू में नहीं आ रही है। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। गाज़ा में जंगबंदी से मुताल्लिक़ कतर, अमेरिका और मिस्र की सालिसी में कई हफ्तों से जारी मुज़ाकरात में ताहाल कोई पेशरफ सामने नहीं आई, जबकि आज कतर की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात रुके नहीं बल्कि अभी इब्तदाई मराहिल में हैं और इसराइल और हमास दोनों के वफूद इस वक्त दोहा में मौजूद हैं। मुज़ाकरात तो जारी हैं मगर इसराइली फ़ौज की जानिब से गाज़ा में हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे और रिहायशी इमारतें, पनाहगाहें और बुनियादी सहूलियात के मराकज़ समेत इमदाद की तकसीम के मराकज़ मुसलसल इसराइली बमबारी का निशाना बन रहे हैं। आज होने वाले हमलों में इसराइली फोर्सेस ने गाज़ा के कम से कम 23 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि एक दिन पहले किए गए हमलों में कम से कम 78 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे, जिनमें ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों की एक बड़ी तादाद शामिल है। साथ ही इमदादी मराकज़ पर कंट्रोल और महदूद इमदादी सामान की इजाज़त की वजह से गाज़ा में खुराक, पानी, अद्वियात और बिजली की शदीद किल्लत भी बरकरार है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बारहा खबरदार कर चुके हैं कि इंसानी बहरान ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है, जबकि इमदाद की तकसीम के मराकज़ पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम भी जारी है और इन मतनाज़ मराकज़ के करीब फ़लस्तीनियों पर होने वाली फायरिंग की वीडियोज़ भी सामने आती रही हैं। इसी तरह की एक वीडियो में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स और इसराइली फ़ौजी भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर गोलियाँ चला रहे हैं और इमदाद के लिए जमा कई फ़लस्तीनी ख़ुद को गोलियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में इसराइली हुकूमत गाज़ा के शहरियों को मज़ीद तंग करने के लिए मंसूबे बना रही है, जिनका मकसद गाज़ा के ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्ज़ा है और फ़लस्तीनी आबादी को कैंप्स तक महदूद करना है, जिस पर अब इसराइल के अंदर से सख्त तनकीद हो रही है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दो नुमाया इसराइली सियासतदान और साबिक़ वज़ीर आज़म ने नेतन्याहू की हुकूमत की उस तजवीज़ पर शदीद तनकीद की है जिसमें जनूबी गाज़ा पर एक नाम नहाद ह्यूमैनिटेरियन सिटी कायम करने का मंसूबा है। साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट और याइर लपीद का कहना है कि ये तजवीज़ दरअसल फ़लस्तीनियों को एक कंसंट्रेशन कैंप में कैद करने के मुतरादिफ है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के सरबराह याइर लपीद ने इसराइली आर्मी रेडियो से बात करते हुए कहा है कि राफा शहर की तबाहशुदा जगह पर ह्यूमैनिटेरियन सिटी कायम करने के मंसूबे से कुछ भी अच्छा नहीं निकलेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिक्योरिटी, सियासी, मुआशी और इंतज़ामी समेत हर लिहाज से एक बुरा मंसूबा है। याइर लपीद के मुताबिक वो इस ह्यूमैनिटेरियन सिटी को एक कंसंट्रेशन कैंप कहना नहीं चाहते, लेकिन अगर वहाँ से किसी को निकलने की इजाज़त नहीं होगी तो वो असल में एक कंसंट्रेशन कैंप ही होगा। याद रहे कि याइर लपीद 2022 में 6 माह के लिए इसराइल के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, जबकि 2006 से 2009 तक इसराइल के वज़ीर आज़म रहने वाले एहूद ओलमर्ट ने बरतानवी अखबार दी गार्डियन से बात करते हुए कहा है कि ये एक कंसंट्रेशन कैंप है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर फ़लस्तीनियों को इस नए ह्यूमैनिटेरियन सिटी में ज़बरदस्ती मुंतकिल किया जाता है तो ये एथनिक क्लेंजिंग का हिस्सा समझा जाएगा। जब वो एक ऐसा कैंप बनाते हैं जहां वो गज़ा की निस्फ से ज़्यादा आबादी को साफ़ करना चाहते हैं तो इस हिकमत अमली का साफ मतलब ये है कि उनका मकसद फ़लस्तीनियों को बचाना नहीं बल्कि उन्हें निकालना, धकेलना और दूर फेंक देना है। उनके पास इसका और कोई मतलब नहीं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसराइली हुकूमत के मुताबिक ये नाम नहाद ह्यूमैनिटेरियन सिटी इब्तदाई तौर पर 6 लाख बेघर फ़लस्तीनियों को आर्जी पनाह देगा जो इस वक्त गाज़ा के जनूबी साहिली इलाके अलमवासी में तंग और गुंजान खैमों में रह रहे हैं। लेकिन आखिरकार ये मंसूबा है कि गाज़ा की 20 लाख से ज़्यादा की पूरी आबादी को इसी मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए। सैटेलाइट तस्वीर से ये बात ज़ाहिर होती है कि हालिया महीनों में रफ़ा में इसराइली अफवाज ने इमारतें गिराने की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं और 4 अप्रैल तक तबाहशुदा इमारतों की तादाद तकरीबन 15,800 थी, जो 4 जुलाई तक बढ़कर 28,600 हो गई। जहाँ एक तरफ इसराइली सियासतदान गाज़ा के शहरियों को कैंप्स में रखने पर नेतन्याहू हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वहीं ख़ुद इसराइल के आर्मी चीफ ने इस मंसूबे पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक इसराइली हुकूमत और इसराइली फ़ौज के दरमियान जनूबी गाज़ा में फ़लस्तीनियों के लिए मुजावज़ा कैंप की लागत और इसके असरात पर इख्तलाफ पैदा हो गया है। इस मंसूबे पर इस वक्त मज़ीद तनकीद हुई जब साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट ने खबरदार किया कि अगर ये मंसूबा आगे बढ़ा तो ये कंसंट्रेशन कैंप बन जाएगा। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा कि इसराइली फ़ौज ने भी इस मंसूबे की मुखालफत की है, हालांकि इसे इस पर अमल दरामद के लिए मंसूबा तैयार करने का हुक्म दिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इतवार की रात एक सिक्योरिटी काबीना के इजलास में उस वक्त ये इख्तलाफ खुलकर सामने आया
जब इसराइली फ़ौज के सरबरा जनरल अयाल ज़मीर की नेतन्याहू से तकरार हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अयाल ज़मीर ने मुबैना तौर पर कहा कि यह मंसूबा इसराइली फ़ौज के वसाइल और फंड्स को दूसरी तरफ मोड़ देगा, जिससे उसकी जंगी सलाहियत मुतासिर होगी और यरगमालियों को बचाने की कोशिशें भी कमज़ोर पड़ेंगी। दी गार्डियन के मुताबिक जनरल अयाल ज़मीर के दफ्तर ने पहले भी एक कानूनी दरख्वास्त के जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आम शहरियों को ज़बरदस्ती मुंतकिल करना, उन्हें किसी मखसूस जगह पर जमा करना जंग का मकसद नहीं। ये दरख्वास्त ऐसे रिज़र्व फ़ौजियों ने दायर की थी जो इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि उन्हें जंगी जराइम से मुताल्लिक़ गैर कानूनी अहकाम दिए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने अयाल ज़मीर पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि जो मंसूबा उनके सामने पेश किया गया वो बहुत महंगा और बहुत सुस्त है। इसराइल के चैनल 12 के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने एक हकीकत पसंदाना मंसूबा तलब किया था और मुतालबा किया कि मंगल तक इसका सस्ता और तेज़ तर मुतबादल पेश किया जाए। इसी तरह इसराइली वजारत ख़जाना के हुकाम ने भी ह्यूमैनिटेरियन सिटी के मंसूबे पर एतराज़ात उठाए हैं। एक इसराइली अखबार के मुताबिक इसराइली वजारत ख़जाना के हुकाम ने कहा कि इस मंसूबे पर सालाना तकरीबन 15 अरब शेकल यानी तकरीबन $4.5 अरब तक की लागत आएगी, जो कि इसराइल के अपने बजट पर बहुत बड़ा बोझ होगा। अखबार के मुताबिक ये अखराजात मुमकिन तौर पर इसराइली टैक्स दहिंदगान पर आएंगे और इसका असर स्कूलों, अस्पतालों और फलाही खदमात के बजट पर पड़ेगा। जबकि एक इसराइली न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक आला इसराइली हुकाम का अंदाज़ा है कि इस मुजवज़ा ह्यूमैनिटेरियन सिटी की तामीर पर 2.7 अरब से $4 अरब तक लागत आएगी। हुकाम ने मज़ीद बताया कि अगर ये मंसूबे आगे बढ़ते हैं तो इब्तदाई मरहले में इसकी तकरीबन तमाम लागत इसराइल को खुद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। प्रोग्राम का यहाँ पर अख्ताम होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।